इकोनॉमिक्स की क्लास में यूनिट 3 के अंतर्गत भारत में मौद्रिक नीति के बारे में चर्चा चल रही है। आज हम भारत में मुद्रास्फीति में राजकोषीय अनुशासनहीनता के दुष्परिणामों की चर्चा करेंगे, जो कि पिछली क्लास में कुछ रह गए थे उसके बारे में। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि भारत में जो मुद्रास्फीति है उसकी समस्या को दूर करने के लिए सिर्फ रिजर्व बैंक के द्वारा जो मौद्रिक उपाय अपनाए जाते हैं मौद्रिक नीति के अंतर्गत, सिर्फ उन उपायों के द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की समस्या को दूर नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि मुद्रास्फीति को बढ़ाने में सरकार का भी जो है घाटे का बजट बनाने के कारण, सरकार का भी जो है सरकार के कारण या सरकार की नीतियों के कारण भी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। तो उस स्थिति को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक के उपायों के साथ साथ सरकार को भी राजकोषीय उपाय अपनाकर या राजकोषीय उपायों को दोनों को मिलकर अपनाकर जो है अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की समस्या को अगर दूर करने का प्रयास किया जाए, सरकार अपने अनावश्यक खर्चों को कम करे, इसके अलावा आय में वृद्धि का प्रयास करें, इस विदेशी जो मुद्रा प्राप्त हो रही है, जो विदेशी करेंसी प्राप्त हो रही है, उसमें मुद्रा की पूर्ति को न बढ़ाकर खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को जो है बेचा जाना चाहिए, ताकि जो मुद्रा की पूर्ति बढ़ रही है उस मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण रखा जा सके और अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति ना फैले। इस प्रकार मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति को अगर मिलकर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की समस्या को अगर दूर करने का प्रयास किया जाए तो हमें मुद्रास्फीति की समस्या के समाधान में ज़्यादा सफलता प्राप्त हो सकती है। इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। आज की अगर अपन बात करते हैं तो उसी को आगे करते हुए कल अपन ने या पिछली क्लास के अंतर्गत ये बताया गया था कि ये मुद्रा की पूर्ति जो कि रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती है उसको किस प्रकार से या कितनी मात्रा में निर्गमित करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। विदेशी मुद्रा कोष यानी हमारे निर्यात बढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो हमें विदेशी मुद्रा जो विदेशी करेंसी प्राप्त हो रही है उस करेंसी का हमें अधिकतम उपयोग कहाँ पर करना चाहिए, अपव्यय ना हो, उसका मिसयूज ना हो, इस प्रकार से ये सारी चीजें बताई गई थी। इसके अलावा मुद्रास्फीति या सामान्य कीमत स्तर में सिर्फ मुद्रा की पूर्ति का ही हाथ नहीं होता है, इसमें और भी बहुत सारे तत्व होते हैं जिसके अंतर्गत वास्तविक आय का बढ़ जाना, आयातित वस्तुओं की कीमतों का, खाद्य वस्तुओं की कीमतें, प्रशासित कीमतों में वृद्धि, ये सारे भी मुद्रास्फीति के बढ़ाने वाले तत्व माने गए थे। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, इन सभी पर नियंत्रण रखते हुए मुद्रास्फीति की स्थिति को कंट्रोल में किया जा सकता है। इसी को आगे चलाते हुए ब्याज की दर के विनियमन मतलब ब्याज की दरों में परिवर्तन करके या ब्याज की उधार देने की दर को घटाने के संबंध में उचित निर्णय लेने की आवश्यकता है या उचित निर्णय की आवश्यकता होती है कि ब्याज की दरों में देश की अर्थव्यवस्था के अनुसार या देश की अर्थव्यवस्था की परिस्थिति के अनुसार उसमें किस प्रकार से परिवर्तन किए जाने चाहिए। तो हेडिंग डालिए ब्याज की दर के विनियमन, ब्याज की दर के विनियमन तथा ब्याज की दर तथा ब्याज की उधार देने की गणना, ब्याज की उधार देने की
उधार देने की ब्याज की जो दर है उसको दर को घटाने का मतलब क्या हो गया, कम करने। तो घटाने के संबंध में उचित निर्णय की आवश्यकता के संबंध में उचित निर्णय की आवश्यकता इसको करेंगे अभी अपन, जो कि आपका भारत में मुद्रास्फीति के अंतर्गत राजकोषीय अनुशासनहीनता का दुष्परिणाम के संदर्भ में ये कंटिन्यू अपना चल रहा है। इसके अंतर्गत भारत में आर्थिक सुधारों के अंतर्गत प्रत्येक आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण की प्रतिस्पर्धा को या उदारीकरण जो है इसमें वह प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया गया था कि भारत में आर्थिक सुधारों के अंतर्गत क्या किया गया था, प्रत्येक आर्थिक क्षेत्र जिससे हमें आय प्राप्त हो रही है, चाहे वो आपका प्राथमिक क्षेत्र हो, चाहे वो आपका द्वितीय क्षेत्र हो, चाहे वो तृतीय क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में उदारीकरण और प्रतिस्पर्धा इन दोनों को ही जो है बढ़ावा दिया गया। कहने का मतलब हम जो है विदेशों से कोई से भी क्षेत्र की वस्तुएं आयात कर सकते हैं और हमारे देश के द्वारा विभिन्न देशों को वस्तुओं का निर्यात किया जा सकता है। और उदारीकरण का मतलब होता है उदार शर्तों पर, यानी कि आसानी से कम कीमत में, कम ब्याज की दर पर या आप ले लो कम कर या टैक्स की मात्रा पर, कि विदेशी वस्तुएं हमारे यहाँ पर जो है कम टैक्स देकर आराम से आ सकती है, ताकि हमारे देश के जो लोग हैं या हमारे देश के जो उपभोक्ता हैं उनको कम कीमत पर वस्तुएं आराम से प्राप्त हो सके। तो इसके अंतर्गत उदारीकरण व प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया गया। कुछ समय पूर्व तक देश में प्रशासित ब्याज की दरों का जटिल किस्म का जाल फैला हुआ था, यानी कि पहले के सालों की बात करते हैं तो पहले के सालों में प्रशासित ब्याज की दरों में जटिल किस्म का जाल फैला हुआ था। देश के अंदर जो ब्याज की दरें निर्धारित की जाती थी उसकी जो स्थिति होती थी वो स्थिति थोड़ी सी कठोर सी लगती थी। नरसिम्ह समिति ने सिद्धांत में वित्तीय सुधारों पर प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट, जो कि दिसंबर 1991 की रिपोर्ट में ब्याज की दरों के विनियमन को स्वीकार किया था। किसने? नरसिम्हम समिति थी, अपने पढ़ी थी नरसिम्हम समिति। इस समिति ने रिपोर्ट में या रिपोर्ट दी या उसने सुझाव दिया कब? दिसंबर 1991 में कहा कि ब्याज की दरों में विनियमन का मतलब होता है परिवर्तन, दरों में परिवर्तन करने का सुझाव दिया। किसने? नरसिम्हम समिति ने। उन्होंने कहा क्यों? क्योंकि भविष्य में इस क्षेत्र में विनियमन को अपनाने की दिशा में अग्रसर होने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। अगर आप ब्याज की दरों में कटौती नहीं करोगे तो विनिवेश कहाँ से हो पाएगा, और जब विनियोग नहीं होगा, विनिवेश नहीं होगा तो हमारे देश में विकास की जो स्थिति है या विकास की जो दर है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। इस प्रकार कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में विनियमन को अपनाने की दिशा में अग्रसर कदम उठाने चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक जो कि RBI है वो पिछले कुछ वर्षों से अपनी मौद्रिक व साख नीति के जरिए ब्याज की दरों का विनियमन करता रहा है। रिजर्व बैंक के द्वारा जब उसे ये लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था में अभी ब्याज की दरों में कटौती करके
जब उसे लगता है कि कटौती करनी चाहिए तो वो कटौती करता है। जब उसे लगता है कि ब्याज की दरों को बढ़ाना चाहिए, जब देश में मुद्रास्फीति की स्थिति है, उस समय वो ब्याज की दरों में वृद्धि करके मुद्रास्फीति की स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। उसी प्रकार जब देश में मंदी की स्थिति होती है, उस समय वो ब्याज की दरों को कम करके विनियोग को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज की दरों में जो है परिवर्तन करता रहता है। इस प्रकार विद्वानों का मत है कि इस विषय पर, जो कि ब्याज की दरों के परिवर्तन की बात आ रही है, इस पर भारतीय रिजर्व बैंक को जो है काफी सोच समझकर जो है निर्णय लेने की आवश्यकता है, क्योंकि मौद्रिक और जो साख नीति है वो रिजर्व बैंक के द्वारा ही ये उपाय अपनाया जाता है। और ये जो ब्याज की दरों में विनियमन की बात आती है, ये रिजर्व बैंक के द्वारा अपनाने की बात पर बल दिया गया है कि रिजर्व बैंक जो है ब्याज की दरों में परिवर्तन करके या ब्याज की दरों को घटाकर देश की अर्थव्यवस्था में विनियोग को प्रोत्साहित करने के लिए, विकास की दर को बढ़ावा देने के लिए ब्याज की दर को कम कर सकता है। और जब उसे ये लगता है कि इस समय ब्याज की दर को बढ़ाना चाहिए, जब मुद्रा की पूर्ति लोगों के पास व्यापारिक बैंकों के मार्फत ज़्यादा मात्रा में आ जाती है, तो उस समय वो ब्याज की दरों को वृद्धि कर सकता है। इस प्रकार ये चीज जो है बताई गई है कि मौद्रिक और साख नीति के द्वारा रिजर्व बैंक को उचित कदम उठाने चाहिए ब्याज की दर के विनियमन के लिए, और साथ में ब्याज की दर को कम करने के संबंध में या घटाने के संबंध में रिजर्व बैंक को जो है उचित निर्णय अपनाने की आवश्यकता है। और जब ब्याज की दर कम होगी तो जनता है या पारिवारिक लोग, जो पारिवारिक लोग हैं, जो परिवार हैं, उनके द्वारा कम पैसा बैंक में जमा कराया जाएगा और ज़्यादा पैसा वो निवेश करने की सोचेंगे। निवेश करने की सोचेंगे तो उनकी आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ता है तो हमारे निर्यात भी बढ़ेंगे, निर्यात बढ़ेंगे तो हमारे देश के लोगों की आय बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, और साथ में जीडीपी बढ़ता है, विकास की दर बढ़ती है। इस प्रकार जो है ब्याज की दर में विनियमन करके अर्थव्यवस्था को जो है इन समस्याओं से मुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं बैंकों की कार्यात्मक कार्यकुशलता, कि बैंक जो है उनकी कुशलता को बढ़ाकर और साथ में जो भी कमियां हैं उन कमियों को सुधारने की नितांत आवश्यकता महसूस की गई है, कि जो कमियां बैंकों के अंतर्गत पाई जा रही है उन कमियों में सुधार किया जाए और उसकी कार्यकुशलता को बढ़ाया जाए। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप, बैंकों की कार्य करने की कार्यकुशलता, कार्यकुशलता या कुशलता कर लो, बात एक ही है। कार्यकुशलता में सुधार की नितांत आवश्यकता, सुधार की नितांत आवश्यकता, बैंकों की कार्यात्मक कार्यकुशलता में सुधार की नितांत आवश्यकता, यानी बैंकों के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उनकी कार्यकुशलता में सुधार की नितांत आवश्यकता है, जिससे मुद्रा की बढ़ती हुई पूर्ति को सही तरफ जो है लगाकर अर्थव्यवस्था में विकास के मार्ग को अग्रसर किया जा सकता है। इसके अंतर्गत देखिए वित्तीय सुधारों व मौद्रिक नीति का संबंध बैंकों की कार्यकुशलता, लाभप्रदता, स्वतंत्रता के से भी है कि बैंकों की कार्यकुशलता को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, उसकी लाभप्रदता को कैसे आगे तक लेके जाया
आया जाए और साथ में बैंकों को कितनी स्वतंत्रता प्रदान की जाए ताकि बैंक जो है उसके मौद्रिक नीति के जो उपाय अपनाए जाते हैं बैंकों के मार्फत वो अर्थव्यवस्था में सफल सिद्ध हो सके। भविष्य में बैंकिंग प्रणाली को आधुनिक, प्रतिस्पर्धात्मक व प्रगतिशील बनाने के लिए कई उपाय करने होंगे ताकि हमारे देश के जो बैंक हैं उनकी कार्यकुशलता बढ़ सके और साथ में वो जो प्रतिस्पर्धा करने के लायक भी हो सके। जैसे नए बैंक जो होते हैं उन नए बैंकों को निजी क्षेत्र में स्थापना देंगे। नए बैंकों की निजी क्षेत्र में स्थापना, निजी क्षेत्र में स्थापना कि अब सरकार जो है कहाँ कहाँ पर अपने बैंक खोले, वो हर जगह अपने बैंक नहीं खोल पाती है, तो निजी क्षेत्र में जो नए बैंक खुलना चाहते हैं या नए बैंक खोलना चाहते हैं उनको निजी क्षेत्र में स्थापना करनी देनी चाहिए। साथ में बैंकों के पूंजीगत साधनों में वृद्धि, बैंकों के पूंजीगत साधनों में वृद्धि, जो भी निजी क्षेत्र में नए बैंक खोलना चाहता है उसके पास पूंजीगत साधनों की पर्याप्त मात्रा में वृद्धि होनी चाहिए। कहने का मतलब आधुनिकीकरण की तरफ या आधुनिक विकास को ध्यान में रखते हुए, आधुनिक समाज को ध्यान में रखते हुए बैंकों के पास पर्याप्त मात्रा में पूंजीगत साधन होने चाहिए ताकि बैंक जो है पूरी कार्यकुशलता से काम कर सके। इसके अलावा कंप्यूटरीकरण प्रबंध व्यवस्था में सुधार, कंप्यूटरीकरण प्रबंध व्यवस्था में सुधार। अभी आप देखो कंप्यूटर का जमाना है, सभी क्षेत्रों में जो है कंप्यूटर की प्रक्रिया बढ़ने लगी है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर से जो है काम करना काफी आसान हो जाता है। तो हमें भी या बैंकों को भी जो है, आजकल बैंकों में आप देखो सभी जगह कंप्यूटर नजर आते हैं, कंप्यूटर के द्वारा सारे काम किए जाते हैं। ये सारे काम जो है कंप्यूटर के द्वारा किए जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें भी विकसित देशों की जैसे उन टेक्नोलॉजियों को अपनाकर हमें भी उनकी प्रतिस्पर्धा में बनने के लायक बनना होगा। और ये जब होगा जब हम उनकी टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अभी आप देखो डिजिटल पेमेंट होने लग गया है, आप फोन से जो है सारी पेमेंट कर सकते हो, आपको पर्स कहीं पर लेके जाने की आवश्यकता नहीं है। इससे चोरी चकारी का डर नहीं रहता है, जोखिम का डर नहीं रहता है और आप आराम से जो है पेमेंट कर सकते हो। इस प्रकार जो है नए जो संसाधन आ रहे हैं उन नए संसाधनों का उपयोग करके हमारे देश को भी जो है विकसित देशों की प्रतिस्पर्धा में आने के लायक हम बन सकते हैं। तो कंप्यूटरीकरण प्रबंध व्यवस्था में सुधार, CRR व SLR को घटाना, CRR व SLR को घटाना। ये मैंने आपको बताया CRR और SLR क्या होता है। बैंकों की अपनी मांग जमा और शुद्ध जमा अवधि जमा का जो भी पैसा होता है उसका कुछ प्रतिशत CRR के रूप में रिजर्व बैंक के पास रखना होता है और कुछ प्रतिशत बैंकों को अपनी मांग जमा और अवधि जमा का कुछ पैसा खुद के पास रखना होता है। तो जो पैसा व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक के पास रखते हैं शुद्ध जमा और अवधि जमा का, वो तो CRR कहलाता है और जो कुछ प्रतिशत को अपने पास रखते हैं वो कहलाता है SLR। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अंतर्गत क्या होता है, CRR और SLR की दर को अगर घटाया जाएगा तो बैंकों के पास पर्याप्त मात्रा में साख की मात्रा बढ़ जाएगी, पर्याप्त मात्रा में बैंक उधार दे सकता है और जब लोगों को उधार पर्याप्त मात्रा में मिलेगा तो वो अपने पैसे को विनियोग करेंगे, निवेश करेंगे और निवेश करने से आपको
विकास की दर भी बढ़ती है। इस प्रकार CRR व SLR को घटाना ताकि बैंक उद्योग के लिए, कृषि के लिए, प्राथमिक क्षेत्रों के लिए, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए, उत्पादन कार्यों के लिए ज्यादा मात्रा में उधार दे सके। इसके साथ साथ उधार जितनी मात्रा में देंगे उन्हें ब्याज भी उतनी मात्रा में प्राप्त होता है, और ब्याज प्राप्त होगा तो बैंकों को क्या होगा, लाभ होगा। लाभप्रदता वाला बताया था मैंने आपको, लाभप्रदता व स्वतंत्रता के लिए, तो बैंकों को लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार उनको अपनी साथ में परिसंपत्तियों में भी सुधार करना होगा। परिसंपत्तियों में सुधार कैसे करना होगा, बैंकों को जो है अगर उनके पास पैसा पड़ा है और लोग जो है सुस्त मौसम में उधार कम ले रहे हैं, तो बैंक जो है नई परिसंपत्तियों में निवेश करके अपनी परिसंपत्तियों को बढ़ा भी सकती है, और जब उसकी परिसंपत्तियां बढ़ेगी तो बैंकों का तेजी से विस्तार होता है। इस प्रकार एक स्वस्थ व सबल बैंकिंग व्यवस्था ही भावी मौद्रिक व साख व्यवस्था के क्रियान्वयन का आधार बन सकती है। कि जब तक बैंक सफल रूप से काम करने लग जाएंगे, सबल बैंकिंग व्यवस्था हो जाएगी, तो उनके द्वारा अपनाई जाने वाली मौद्रिक और साख नीति जो है वो आराम से सही प्रकार से काम करने लग जाती है। वह उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर सकती है। किसके लिए, मौद्रिक व साख नीति के लिए बैंकों का सबल रूप से, सुदृढ़ रूप से काम करना उसकी आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने के बराबर होती है। अभी आप देखो, आधारभूत सुविधाएं अगर पर्याप्त मात्रा में होगी, आधारभूत सुविधाएं अगर पर्याप्त मात्रा में होती है, तो चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र हो, चाहे वो द्वितीयक क्षेत्र हो, चाहे वो तृतीयक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों का आसानी से विकास हो सकता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं अगर बैंकिंग क्षेत्रों की इन चीजों का अगर विकास होता है, बैंकिंग सबल बनती है, सुदृढ़ होता है, तो क्या होगा, इससे भारत रिजर्व बैंक के द्वारा जो मौद्रिक नीति अपनाई जाती है, जो साख नीति अपनाई जाती है, उसके लिए वो आधारभूत सुविधाओं का काम करने लगती है। इस प्रकार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में दिए जाने वाले कर्ज पर उचित निगरानी व वसूली आदि की व्यवस्था बढ़ानी होगी। कि बैंकों के द्वारा जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हैं, जो उत्पादक कार्य हैं, उनको जिन कर्ज की सुविधा दी जा रही है, वापस उनकी वसूली के लिए उन्हें निगरानी की भी आवश्यकता है। क्यों, क्योंकि बैंक उधार देगा तो साथ में उसे वापस वसूल भी करना पड़ेगा, तभी उसका कार्य सुचारू रूप से और लंबे समय तक चल सकता है। साथ में कोष उत्पादन बढ़ाने में भी भरपूर योगदान हो सकेगा इससे। क्यों, क्योंकि जब हमें वापस रिकवरी मिलेगी तो हम उसका कुछ पैसा अपने पास रखकर बाकी पैसे का साख सृजन कर सकते हैं, और साख सृजन जितनी मात्रा में बढ़ेगा, बैंकों को लाभ भी उतना ही होता है। अतः मौद्रिक व साख नीति को सफल बनाने के लिए प्रतियोगिता व कार्यकुशलता पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अगर आपका किसी भी क्षेत्र से या किसी भी व्यक्ति से कंपटीशन होता है, तो आप उस कार्य को सुचारू रूप से करते हो, ताकि आपको ये लगे कि अगर मैंने ये काम ढंग से नहीं किया है तो मैं उससे सफल नहीं हो पाऊंगा। तो प्रतियोगिता करने के लिए और साथ में कार्यकुशलता पर ध्यान केंद्रित करना होगा, तभी जो है बैंक सुचारू रूप से काम कर सकते हैं, और रिजर्व बैंक के द्वारा जो मौद्रिक नीति और साख नीति अपनाई गई है वो पूरी तरह से सफल हो पाएगी। अन्यथा सीमित वित्तीय साधनों का अफेयतापूर्ण उपयोग नहीं रुक पाएगा। जो सीमित संसाधन है पूंजी के रूप में, अगर आपने उसको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की जो कर्ज दिया है उसकी अगर वापस रिकवरी नहीं होगी, उसका मिसयूज होगा, तो हमारे जो संसाधन है वो सीमित संसाधनों का अपव्यय होकर हम उस हिसाब से विकास नहीं कर पाएंगे जिस हिसाब से विकास करना चाहिए। साथ में मौद्रिक और साख नीति का तो ये है ही काम, साथ में राजकोषीय अनुशासन की बात करते हैं तो उसमें भी सुधार लाया जाना चाहिए। और ये राजकोषीय संसाधन या राजकोषीय उपाय जो अपनाए जाते हैं वो किसके द्वारा अपनाए जाते हैं, वो अपनाए जाते हैं सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। तो सरकार को क्या करना चाहिए, सार्वजनिक आय में वृद्धि के प्रयास करने चाहिए, सार्वजनिक आय में वृद्धि के प्रयास, ताकि सरकार की आय बढ़ सके, और साथ में सार्वजनिक व्यय जो कि सरकारी व्यय है उसको कम करने की जो है कोशिश करनी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे होगा
घाटे का बजट कम बनेगा और घाटे का बजट कम बनेगा तो रिजर्व बैंक से वो उधार कम लेगा, रिजर्व बैंक से उधार कम लेगा तो साथ में मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण रहेगा, और मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण रहेगा तो देश में मुद्रास्फीति ज्यादा मात्रा में नहीं फैलेगी। तो यहाँ पर कह रहे हैं राजकोषीय अनुशासन में भी सुधार लाना होगा। अतः भावी मौद्रिक व साख की नीति की सफलता की प्रमुख शर्त होगी सीमित साधनों का सर्वाधिक कार्यकुशल उपयोग। जो सीमित साधन है उसका सही प्रकार से उपयोग किया जाए। साथ में उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि, यानी बैंकों के द्वारा जो कर्ज दिया जा रहा है उस कर्ज से व्यक्ति प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने के लिए और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जोर दे और उन्हें इससे लाभ भी होगा। साथ में लागत में कमी करना, लागत में कमी करके कीमतों में कमी करना, कीमतों में कमी होगी तो हमारे यहाँ की वस्तुएं बिकेगी और साथ में हमारे निर्यात भी बढ़ेंगे। इसके अलावा बैंकों की लाभप्रदता व स्वायत्ता में सुधार लाना ताकि बैंक लाभ को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर हो सके और साथ में उन्हें स्वतंत्रता भी प्रदान की जानी चाहिए तथा बैंकों के कोषों का सट्टेबाजी व माल के संग्रह में उपयोग न होने देना कि ऐसे व्यक्ति जो अनुत्पादक कार्यों के लिए कर्ज लेते हैं या माल को संग्रह कर लेते हैं लाभ प्राप्त करने के लिए देश की अर्थव्यवस्था में मुनाफाखोरी फैला देते हैं, काला बाजारी करते हैं, उनको कर्ज कम मात्रा में दिया जाना चाहिए ताकि देश की अर्थव्यवस्था में ये चीजें ना फैल सके। इसके लिए संपूर्ण आर्थिक प्रबंध को जो है चुस्त दुरुस्त बनाना होगा और संपूर्ण आर्थिक प्रबंध जो आपका बनेगा वो रिजर्व बैंक और सरकार इन दोनों के उपायों के द्वारा ही बन सकता है। तभी मौद्रिक प्रबंध में कामयाबी मिलेगी, तभी हमारी जो मुद्रा की पूर्ति है उस पर हम नियंत्रण रख सकते हैं। इसके लिए रिजर्व बैंक जो है व्यापारिक बैंकों, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र व सरकारों को अपने अपने क्षेत्र में भूमिका निभानी होगी। इसमें सिर्फ रिजर्व बैंक ही नहीं, सिर्फ सरकार ही नहीं, इसमें सरकार को भी, रिजर्व बैंक को भी और आपके जो निजी क्षेत्र है उसको भी, इन सभी व्यापारिक बैंकों को, इन सभी को अपनी अपनी भूमिका निभानी होगी। और जब सभी व्यक्ति या सभी संस्थाएं अपनी अपनी भूमिकाएं निभाएंगे तो देश में ये जो समस्या फैल रही है इस समस्या पर निश्चित रूप से नियंत्रण किया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक को जो है मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए सावधानी पूर्वक निर्णय लेना होगा कि किस प्रकार से इस समस्या को दूर किया जा सके। लेकिन पूर्ण सफलता के लिए अगर अपन बात करते हैं तो पूर्ण सफलता के लिए मौद्रिक नीति व राजकोषीय नीति को संयुक्त रूप से प्रभावी ढंग से कार्य करना होगा। यानी कि मौद्रिक नीति और जो कि मैं आपको जब से लेसन स्टार्ट हुआ तभी से बता रही हूँ, और राजकोषीय नीति जो कि सरकार और रिजर्व बैंक के द्वारा अपनाई जाती है, इन दोनों के द्वारा जो उपाय अपनाए जाएंगे उन उपायों को इस प्रकार से काम करना होगा ताकि हमारी ये जो समस्या है वो दूर हो सके। प्राय सुनने को मिलता है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में भारतीय रिजर्व बैंक जो है ने तो मौद्रिक नीति के माध्यम से अपना काम कर दिया है, अब गेंद सरकार के पाले में है। यानी रिजर्व बैंक ने तो मौद्रिक नीति के द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को स्थिरता लाने का काम किया है। अब जो है बाकी काम किसका रह गया है? बाकी काम रह गया है सरकार का। तो सरकार भी जो है इसमें भागीदार होकर देश की अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने का प्रयास करे। उसे सही राजकोषीय नीति अपनाकर, किसको? सरकार को सही राजकोषीय नीति अपनाकर सुस्थिर विकास की दिशा में प्रयास करना चाहिए ताकि हमारा जो विकास है वो कैसा हो सके? सुस्थिर। सुस्थिर का मतलब होता है लंबे समय तक जो विकास होगा ये विकास ही आपका विकास कहलाएगा। पहले हमने इतना विकास किया 2% के दर पे, फिर हमने 3%, फिर 4%, फिर 5%, फिर 6%, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर हमारा विकास अप डाउन ऐसा होता रहेगा तो ये विकास नहीं कहलाता है। तो जो विकास
विकास लंबे समय तक होगा वो ही विकास सुस्थिर विकास कहलाता है और वही विकास देश की अर्थव्यवस्था के लिए सही भी होता है। इसके लिए सरकार को अनुत्पादक व्यय पर नियंत्रण करना चाहिए, जो कि सरकार के द्वारा काफी मात्रा में अनुत्पादक व्यय पर पैसा खर्च किया जाता है, उसको नियंत्रित करना चाहिए। तभी जो है मुद्रास्फीति की समस्या को दूर किया जा सकता है और देश की अर्थव्यवस्था में या देश की अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान की जा सकती है। इस प्रकार आपका भारत में मौद्रिक नीति का ये टॉपिक खत्म होता है। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं तो इसका पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है एक विकासशील अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति के क्या उद्देश्य होते हैं। जो अपन ने मौद्रिक नीति के उद्देश्य पढ़े हैं उन उद्देश्यों के बारे में बताना है आपको और मौद्रिक नीति का क्या अर्थ है उसका बताना है और साथ में मौद्रिक नीति की आलोचनात्मक व्याख्या करनी है कि मौद्रिक नीति की आलोचनात्मक व्याख्या उसके अस्त्रों के सहित जो अपन ने मौद्रिक नीति के अस्त्र पढ़े थे उस अस्त्रों के बाद इसकी आलोचनात्मक व्याख्या करनी है जो कि अपन ने कमियों के अंतर्गत की थी। इस प्रकार आपका ये टॉपिक खत्म होता है और ये यूनिट भी खत्म होती है जो कि सेक्शन 3 के अंतर्गत